आईना में आज हमारी मेहमान है कंज्यूमर काउंसिल की सीईओ प्रेमिला कुमार जी। हम आपका स्वागत करते हैं। प्रेमिला, आप जब भी आती हैं हमारे कार्यक्रम में अच्छी खबरें लेकर आती हैं और कंज्यूमर्स का दिल भी बहुत खुश हो जाता है। धन्यवाद। प्रेमिला जी, अभी पिछले सप्ताह मिनिस्टर फॉर इकोनॉमी ऑनरेबल सैयद कयूम ने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को लॉन्च किया है और एक अचीवमेंट है कंज्यूमर काउंसिल के लिए, आपके लिए। तो ये जो नेशनल हेल्पलाइन है कंज्यूमर्स के लिए, वो क्या मायने रखता है? एक्चुअली जो कंज्यूमर हेल्पलाइन है कंज्यूमर्स के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कंज्यूमर हेल्पलाइन एक्चुअली एक टोल फ्री नंबर है जिससे वो कहीं से भी कॉल कर सकते हैं, और टोल फ्री नंबर है 155। अगर वो 155 याद रखें तो 155 वो किसी भी फ़ोन से कॉल कर सकते हैं। अगर टेलीफोन उठाया, लैंडलाइन उठाया, कुछ सिर्फ 155 डाल किया, अगर वो 155 डाल करेंगे तो वो कॉल स्ट्रेट हमारे कॉल सेंटर में आएगा। और कॉल सेंटर में 2 ऑपरेटर्स है, वो कॉल्स अटेंड करेंगे। तो अगर कंज्यूमर्स के कुछ क्वेरीज होगा, कुछ जानना चाहते हैं, तो इमीडिएटली उनको आंसर मिलेगा। अगर वो कंप्लेंट्स लॉन्च करना चाहते हैं तो कंप्लेंट्स लॉन्च करेंगे, और जो ऑपरेटर्स है वो सब कंप्लेंट्स ऑनलाइन रजिस्टर करके और डाटाबेस में डाल देंगे। तो फिर उसके कॉल सेंटर के आउटसाइड फिर 3 और वेट मॉनिटर्स है, और उनके पास एक मैनेजर है। तो डाटाबेस से फिर जितना कंप्लेन है वो रिट्रीव करके एक एक कंप्लेन फिर वो हैंडल करेंगे। अगर शिकायत है लैंडलॉर्ड टेनेंसी के बारे में तो लैंडलॉर्ड है उनको कॉल करेंगे। और अगर जो फ़ोन पे लिया गया कंप्लेन है बट उसमें एविडेंस नहीं है, तो जो कंज्यूमर ऑफिसर रहेगा वो कॉल करके एविडेंस वगैरह गैदर करेगा, फिर उसके बाद में वो कंप्लेन सॉल्व होगा। तो मान लो कि अगर जो कोई कॉल करता है 155 नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को, फ्री है आपने कहा, हाँ। तो क्या मेरा टेलीफोन नंबर भी वहाँ पर दिखेगा जस्ट टू ट्रेस कि कौन कॉल कर रहा है, या फिर मुझे जब मैं कॉल करूँगी तो वो वहाँ पर पूछेंगे आपका नंबर क्या है, आपकी कंप्लेंट्स क्या वो है? सब रजिस्टर्ड हो जाएगा। जैसे कॉल आएगा वो रजिस्टर हो जाएगा, नंबर वो दिखेगा हमको, और वो कॉल जिसे डाटाबेस में जाएगा। और अगर दोनों ऑपरेटर बिजी है तो वो कॉल फिर रिकॉर्डेड मोड में चला जाएगा। आफ्टर आवर्स कौन मैनेज करेगा? क्या ये रिकॉर्डेड पर चला जाएगा? ये कितने बजे से कितने बजे तक ऑपरेटर्स वहाँ पर होंगी 1-to-1 सेशन के लिए, और फिर आफ्टर आवर्स में क्या सुविधा है? एक्चुअली ऑफिशियल आवर्स में जैसे 8 to 4:30 और फ्राइडे के 8 to 4 o'clock ऑपरेटर्स रहेंगे, वो ज़रूर मदद करेंगे। पर एनी टाइम आफ्टर आवर्स वो कॉल्स रिकॉर्ड होगा। मेरे ख्याल से ये उतना सीरियस लाइन नहीं है जितना कि जैसे पुलिस का होता है या फिर सेक्सुअल अब्यूज़ का होता है। यस, इट इज़ सीरियस इन अ सेंस। तो ऑफिशियल आवर्स में ही लोग कॉल कर सकते हैं, अनलेस हाँ, ऑफिशियल आवर्स में, इवन अनऑफिशियल आवर्स में भी वो कॉल कर सकते हैं, क्योंकि वो मैसेज रिकॉर्ड हो जाएगा। तो अगर वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है वीकेंड्स में, सुपरमार्केट में खड़े हैं और कुछ प्रॉब्लम हुआ, वहीं से वो कॉल करके अपना जो शिकायत है वो कंज्यूमर हेल्पलाइन में छोड़ सकते हैं। अभी जो आप सुन रहे हैं शायद सोच रहे होंगे, अच्छा ये जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है वो कंज्यूमर्स के लिए, उपभोक्ता, हम और आप जो सामान खरीदते हैं ना, ये यहाँ पर कुछ और प्रेमिला जी आप विस्तार से समझाएंगी कि जब हम कहते हैं कि हम फिजियन कंज्यूमर्स के लिए हैं, तो किस तरह से कंप्लेन, जो कुछ भी खरीदा, प्रॉब्लम हुआ, बस कॉल कर दिया, ऐसे ही? जैसे कि एज अ कंज्यूमर ये तो आपका राइट है। कंज्यूमर राइट्स अभी काफ़ी रिकॉग्नाइज हो गया, गवर्नमेंट ने भी रिकॉग्नाइज किया, इसीलिए तो ये कंज्यूमर हेल्पलाइन क्रिएट किया गया, क्योंकि ये जो इसका जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट ने ही दिया है। और अगर आप देखेंगे कि कंज्यूमर हेल्पलाइन क्यों क्रिएट किया गया, द रीज़न वाज कि जब भी कभी बजट अनाउंसमेंट होता था, पास्ट में भी अभी भी, तो जैसे ड्यूटी रिडक्शंस रहता था, वेट रिडक्शंस होता था, तो वो कभी पास ऑन नहीं होता कंज्यूमर्स को। इन अदर वर्ड्स, जो पेपर में देखने में बहुत अच्छा लगता था, वी यूज्ड टू सेलिब्रेट कि चलो यार इसका ड्यूटी कम हो गया, उसका ये हो गया। पर जब कंज्यूमर्स जाते थे खरीदने के लिए मार्केट में,
तो वो देखते थे कि प्राइजेस वहीं का वहीं है, कुछ डिफरेंस नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट 3-4 साल से वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसे हम कंट्रोल करें। तो पहला था वो एक मॉनिटरिंग टास्क फोर्स बनाया, फिर दूसरा था कि लास्ट ईयर फिर एक कानून बदला कि फाइन्स इंट्रोड्यूस हुआ, अगर एक ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर ड्यूटी रिडक्शंस नहीं पास किया तो उसको फाइन होगा। और बजट में आपने सुना भी होगा कि $700,000 फरका ने फाइन कलेक्शन किया है। तो फिर जब लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने वेट रिड्यूस किया 9% टू 9%, 15 से 9%, तो उसी समय उसने कहा कि अच्छा चलो अब कंज्यूमर हेल्पलाइन क्रिएट करते हैं कि जब कंज्यूमर्स मार्केट प्लेस में रहेंगे, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो कॉल कर सकते हैं। तो उसी तरह से कंज्यूमर हेल्पलाइन क्रिएट हुआ है। अच्छा, तो किसी भी तरह का सर्विस आपको नहीं मिल रहा है जो आप पे करके ले रहे हैं, हाँ, उसके लिए ये लाइन है। ये लाइन 2 चीज़ के लिए है। एक है वेट मॉनिटरिंग, अच्छा, यानी कि कंज्यूमर्स मदद कर सकते हैं फरका को, राइट। अगर उनको लगा कि देखो वेट जस्ती चार्ज किया है, क्योंकि कंज्यूमर्स आर द वंस जो शॉपिंग कर रहे हैं ना। अगर आप हर हफ्ता एक पर्टिकुलर आइटम लेते हैं तो आपको तो मालूम होगा उसका प्राइस क्या होना चाहिए, और जब वेट घटा या ड्यूटी घटा तो उसका प्राइस क्या होना चाहिए, कम तो होना चाहिए। तो उस सिचुएशन में वो कॉल कर सकते हैं। पर कंज्यूमर काउंसिल या फरका जैसे कुछ एविडेंस भी चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ ये दुकान में ये हो रहा है। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, प्राइस के कुछ अरका फरका है तो वो कैप्चा कर सकते हैं। तो ये जो सुविधा है 155 कंज्यूमर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है, जो कॉल कर सकते हैं लोग फ्री और हाँ। कंप्लेंट्स दर्ज कर सकते हैं। तो लोगों की सुविधा के लिए क्या ये अन्य भाषाओं में उपलब्ध है या फिर अंग्रेजी भाषा में? शायद कुछ लोगों को मुश्किल पड़े टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। बिल्कुल। जैसे अगर वो रिकॉर्डेड मैसेज कोई भी भाषा में देंगे तो वो तो हम फिर ट्रांसलेट कर लेंगे। जी, और वैसे भी जो कंज्यूमर ऑपरेटर्स है, अगर ही तो कहीं में बात करेंगे तो वो समझ जाएंगे, रिकॉर्ड हो जाएगा। मतलब कोई ना कोई रहेगा हाँ, उनकी कोई ना मदद कोई, करने के लिए। हाँ बिल्कुल। हम्म, और जैसे आपने पहले पूछा था कि ये सुविधा अवेलेबल है कंज्यूमर्स के लिए, किस तरह का कंप्लेंट्स वो कर सकते हैं। जी, जैसे कंज्यूमर का जो डिफिनीशन होता है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, जैसे कमर्शियल नहीं है। अगर आपके कमर्शियल एंटिटी है तो आप कंज्यूमर काउंसिल के लगे कंप्लेंट्स नहीं, यू कांट लॉज, क्योंकि हम कंज्यूमर्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। और कंज्यूमर्स का जो कंप्लेन रहता है वो जनरली ट्रेडर सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट होता है। राइट। और कंप्लेंट्स वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे अगर कंज्यूमर ने पैसा दिया और सर्विस या प्रोडक्ट खरीदा, तो वहीं से वो प्रॉब्लम शुरू होता है। और फिर नॉट नेसेसरली कि एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ, इनफैक्ट द इंटेंशन टू बाय, अगर आपने कोटेशन लिया या तो ईमेल से कुछ कोटेशंस कुछ एक्सचेंज हुआ, जी, तो वहीं से फिर वो कंज्यूमर हो जाता है। एक और एक सवाल मैं करना चाहती हूँ, जिसे लेकर आप पहले भी इस कार्यक्रम में आई थी और इस पर चर्चे हुए थे। जैसे लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में अगर जो कुछ हो गया तो ये भी कंप्लेंट्स यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत भारी प्रॉब्लम है। हाँ, वो कॉल कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी 5 दिन में देखा गया है कि लैंडलॉर्ड टेनेंसी के कंप्लेंट्स काफ़ी आया है। और कंप्लेंट्स इस तरह का है कि लैंडलॉर्ड उनको एविक्ट कर रहे हैं और वो अपना रेंट इंक्रीज करना चाहते हैं, क्योंकि अभी रेंट फ्रीज भी है। हाँ। प्रमिला जी, ब्रेक लेते हैं। इस बीच में ब्रेक के बाद आप हमारे पास अगर जो कॉल करना चाहते हैं, नेशनल जो कंज्यूमर हेल्पलाइन है, इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं कि ये कैसे कैसे आपको सेवाएं प्रदान हैं, तो हमारे पास आप कॉल कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे प्रमिला जी कि ये जो नेशनल हेल्पलाइन जो जब से लॉन्च हुआ 1 सप्ताह हुआ है, किस तरह के कंप्लेंट्स आ रहे हैं। अच्छा। ब्रेक के बाद ये आईना का कार्यक्रम है और कंज्यूमर काउंसिल की सीईओ प्रमिला कुमार जी हमारे साथ हैं। कंज्यूमर हेल्पलाइन को लेकर आप क्या क्या जानकारी चाहते हैं और किस तरह से आपको इसमें सेवाएं प्रदान होगी, आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं रेडियो फीजी 2 पर। प्रमिला जी, जब से ये लाइन लॉन्च हुआ है, किस तरह के कॉलर्स आ रहे हैं, किस तरह के कंप्लेंट्स आ रहे हैं?
वेल थर्सडे को जब लॉन्च हुआ तो मिड डे तक तो हो गया था, और उसके बाद में कुछ पब्लिसिटी नहीं हुआ था क्योंकि सांझ के समय रेडियो वगैरह पे नंबर आया था, तो उसी समय से कॉल आने लगा। और वीकेंड में अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल हिच के कारण, ग्लिच के कारण लाइन में थोड़ा गड़बड़ था, तो इवन कंज्यूमर्स वांटिंग टू मेक अ कॉल वो कॉल नहीं कर सकते थे, देयर वाज सम प्रॉब्लम। पर अगर आप थर्सडे से अभी तक देखेंगे तो हमारे पास 89 जेन्युइन कंप्लेंट्स हैं, जैसे इट्स अ कंप्लेंट। तो मतलब कि अगर जो ये टोल फ्री लाइन नहीं होता तो शायद कंज्यूमर काउंसिल इतने कंप्लेनेंट्स को अटेंड नहीं कर पाता। नहीं नहीं, वो तो वी आर, इस मामले में तो वी आर डिपेंडेंट ऑन कंज्यूमर्स ना। जी। अगर वो आएंगे तब हम कंप्लेंट्स लेंगे। तो ऐसे विद कंज्यूमर हेल्पलाइन अब वो कहीं भी रहेंगे, एटलीस्ट वो कंज्यूमर काउंसिल के साथ में कांटेक्ट में रहेंगे क्योंकि वो कॉल कर सकते हैं। सो इट हैज डन इन गुड, मतलब कि 89 कॉल्स जस्ट इन अ फ्यू डेज। हाँ भारी है। हाँ, और जेन्युइन कॉल्स, जेन्युइन कॉल्स है। किस तरह के कंप्लेंट्स आ रहे थे? कंप्लेंट्स है जैसे लैंडलॉर्ड टेनेंसी है, उसमें कंप्लेंट्स है कि क्यों, आई मीन जैसे लैंडलॉर्ड्स है वो उनको एविक्ट कर रहे हैं और रेंट इंक्रीज करना चाहते हैं, अग्रीमेंट में लेकर कुछ इश्यूज है। तो लैंडलॉर्ड टेनेंसी है। फूड एंड ड्रिंक्स कि खाना और पीने का सामान का दाम बहुत ज़्यादा है, जैसे आउट आइलैंड्स में और एयरपोर्ट्स पे, होटल्स में, ये सब कंप्लेंट्स आया है। और रेस्टोरेंट्स में खाने में अनवांटेड एलिमेंट्स था जैसे कि इंसेक्ट्स वगैरह, वो कंप्लेंट्स भी आया है। प्राइस ऑफ रेस्टोरेंट फूड कि कितना में वो बेचते हैं, उसमें भी आया है कंप्लेंट्स। और मैकेनिकल सर्विसेज जैसे किसी ने मोटर बनाया तो अच्छा से बनाया नहीं है, पैसा ले लिया, फिर से सेकंड टाइम जॉब नहीं करना चाहते हैं, तो हाँ इस पे भी आया है कंप्लेंट। और लीगल सर्विसेज, लॉयर्स ने पैसा ले लिया और काम किया नहीं, कंज्यूमर्स दौड़ रहे हैं, तो वो कंज्यूमर काउंसिल के पास कॉल किया और कहने लगा कि ये एक केस है और इतना दिन हो गया, मुझे मालूम ही नहीं कि क्यों वो पैसा तो ले लिया पर क्या प्रोग्रेस है वो उनको पता नहीं है। तो वो हम अभी हैंडल कर रहे हैं। हाँ। और अच्छा, मेरे ख्याल से लोगों के लिए जाना कि किस नेचर के कंप्लेंट्स आ रहे हैं, तो उनको भी एक आइडिया मिलेगा। अच्छा चलो, तो इस तरह के कॉल से तो मैं भी इस जो टोल फ्री लाइन है इससे फ़ायदा में उठा सकता हूँ। तो जब आपके पास ये सब कंप्लेंट्स आते हैं, फिर वहाँ से इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है, कैसे लोगों को मदद दी जाती है, कितना समय लगता है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? जैसे कोई कोई केस में बहुत समय लगता है, जैसे अगर आपने इंश्योरेंस, जैसे इस समय हेल्पलाइन से किसी ने इंश्योरेंस का भी कंप्लेन किया है, तो जो कॉलर था उसने सिर्फ कंप्लेन किया कि मेरा एक इंश्योरेंस पॉलिसी है इस इंश्योरेंस कंपनी के साथ और ये प्रॉब्लम्स हुआ मेरे साथ ना। तो जब वो कंप्लेन आता है तो जो ऑपरेटर्स रहते हैं वो कंप्यूटर पे इमीडिएटली वो कंप्लेंट्स लिख लेते हैं और वो कंप्लेंट फिर डाटाबेस में चला जाता है। फिर डाटाबेस से कंप्लेंट को रिट्रीव करते हैं, जो हमारा 3 और ऑफिसर्स होते हैं। तो फिर वो एक एक कंप्लेंट को एनालाइज करते हैं, जैसे उसमें मेरिट्स देखते हैं कि क्या इशू है। तो फिर वो कॉल करेंगे जो कंप्लेनेंट है उनके पास और उनसे कहेंगे कि अच्छा ये सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे इंश्योरेंस है तो हमको पॉलिसीज़ बहुत अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा और उसका टर्म्स एंड कंडीशंस अंडरस्टैंड करेंगे और फिर उसके बाद में फिर इंश्योरेंस कंपनी के साथ लिएस करेंगे कि ये है कंप्लेन और आप अपना एविडेंस दीजिए और रीजंस दीजिए कि क्यों आपने ऐसा किया। फिर उसके बाद में वंस वी गेट ऑल द इंफॉर्मेशन फिर हम देखेंगे कि कितना जेन्युइन कंप्लेन था, एविडेंस मिला कि नहीं। अगर एविडेंस इंश्योरेंस एजेंसी ने दिया है तब वो हम फोर्ट करेंगे कंज्यूमर के पास। तो कोई कोई कंप्लेंट्स ऐसा है कि जो थोड़ा टाइम ले, जस्ती टाइम लेता है और कुछ कुछ कंप्लेंट्स सिंपल है जो फ़ोन से ही सॉल्व हो जाता है। जैसे अगर किसी ने ओवरचार्ज कर लिया तो कॉल करके सुपरमार्केट में कॉल करके बताएंगे तो वो इमीडिएटली रिजॉल्व हो जाता है। बट कोई कोई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केसेस रहता है। तो जब ये कॉल्स इन्वेस्टिगेट होता है विद इन दैट वेटिंग पीरियड, तो जिसने कंप्लेन किया है क्या फिर कंज्यूमर काउंसिल
आपके अधिकारी उनको कॉल करके बताते हैं, अपडेट करते रहते हैं भी क्या हो रहा है, प्रोग्रेस क्या है, या फिर लोगों को कॉल करके पूछना होता है? नहीं, क्या है कि जब हम कॉल्स लेते हैं तो उसमें ईमेल एड्रेस भी ले लेते हैं, अच्छा जी। क्योंकि इट्स चीपर टू कम्युनिकेट थ्रू ईमेल। जी। और फिर कांस्टेंट टच में रहते हैं, बिकॉज अगर फ़ोन से भी बात किया तो क्या होता है कि एविडेंस नहीं रहेगा। नहीं तो कोला कहेगा कि हमने कॉल किया, कंज्यूमर काउंसिल ने तो कुछ किया नहीं, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी तरफ से सब पेपर वर्क ऑर्डर में है, तो वो भी हम करते हैं। जैसे अभी 89 कॉल्स है, बहुत न्यूली एस्टेब्लिश कंज्यूमर हेल्पलाइन है, तो हम अभी डील कर रहे हैं कि कैसे इसको जैसे पॉलिसीज़ वगैरह डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि जो कंज्यूमर ऑफिसर है उसको समझ में आए कि कैसे कंप्लेंट सॉल्व करना चाहिए। क्या कुछ प्रैंक कॉल्स भी आते हैं? हाँ, प्रैंक कॉल्स बहुत आते हैं। अभी देखा जाए तो जैसे 89 कंप्लेंट्स था तो 42 प्रैंक कॉल्स। ओह माय गुडनेस, आधा? हाँ, ऑलमोस्ट हाफ। तो कैसे हैंडल करते हैं? क्योंकि मैं एक बात आपको बताऊं कि यहाँ पर जबकि सरकार और हमारे जो पब्लिक सेक्टर्स हैं वो कंज्यूमर्स की, लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, टोल फ्री है, जेन्युइन कॉल्स की चाहिए, तो वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें हम कह सकते हैं बेकार का समय अपना नष्ट करते हैं, दूसरों का भी नष्ट करते हैं। तो इसको कैसे डील करेंगे, एक ब्रेक के बाद हम इसके बारे में बातें करेंगे। इस बीच में आप हमारे पास कॉल करना चाहते हैं, ब्रेक के बाद भी कॉल करना चाहते हैं, तो आप कॉल करके आपका सवाल जो है, क्या जानना चाहते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए, इस टॉपिक के ज़रिए कॉल करके पता लगा सकते हैं। आईना में आज हम बातें कर रहे हैं कंज्यूमर काउंसिल द्वारा पिछले सप्ताह लॉन्च किए गए नेशनल हेल्पलाइन का, जिससे कि कंज्यूमर, हम और आप जो सामान खरीद रहे हैं उसको लेकर अगर जो कुछ इनकन्वीनियंस है, कुछ कंप्लेंट्स है, वो दर्ज कर सकें। इस बीच आप हमारे पास कॉल भी कर सकते हैं। प्रेमिला जी, इससे पहले हम बातें कर रहे थे प्रैंक कॉलर्स, आपने कहा कि 80+ कॉल्स आए थे जिसमें से आधे से ज़्यादा प्रैंक कॉलर्स थे। तो इस सिचुएशन से कंज्यूमर काउंसिल कैसे जूझ रही, कैसे हैंडल कर रहे हैं आप ये? एक्चुअली 89 जेन्युइन कॉल्स था और अच्छा, 42 प्रैंक कॉल्स ओके, था ना, तो टोटल तो 100 से ऊपर हो ये गया। तो जो प्रैंक कॉल्स आता है तो जो कंज्यूमर ऑपरेटर्स हैं उनको अच्छा से बताया गया है कि इमीडिएटली जो प्रैंक कॉलर है उनको डांट कर फ़ोन रिस्पॉन्ड ही नहीं करो, क्योंकि अगर वो बात करेंगे तो कॉस्ट होगा ना काउंसिल के लिए। अच्छा जी। तो यही एक इशू है। जैसे कि अगर गवर्नमेंट ने ये कंज्यूमर हेल्पलाइन दिया है तो कंज्यूमर्स को भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। एक तरफ आप अपना अधिकार एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू कंज्यूमर हेल्पलाइन, पर ऑन द अदर साइड आपको रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको कुछ करना नहीं है तो फ़ोन से बस आप खेलने लगे। क्योंकि पैसा जाता है कंज्यूमर काउंसिल हाँ। का, जो आम जनता की मदद करना चाहता है। और फिर कंज्यूमर काउंसिल जैसे इनकम जनरेटिंग नहीं, हमारा कोई बिजनेस नहीं, कहीं से और पैसा नहीं आता है, और साल में एक बजट मिलता है, उसी बजट में हमको काम करना है। इसीलिए काफ़ी नेगोशिएशन किया गया कि अच्छा कॉल रेट मिले। तो अल्टीमेटली फ्रॉम 40 सेंट्स पे मिनट से 10 सेंट्स पे मिनट हमने नेगोशिएट करके किया। पर अगर कंज्यूमर्स अब्यूज़ करेंगे तो उसका मतलब यही होगा कि पैसा जाएगा काउंसिल के जी हाँ, तरफ से। क्योंकि अगर जो मैं कॉल कर रही हूँ हाँ, तो मैं नहीं भर रही हूँ, कंज्यूमर काउंसिल मेरे कॉल का कॉस्ट भर रहा है, तो वी हाँ, शुड बी अप्रिशिएटिव। एग्जैक्टली। तो अगर हम देखेंगे, मेरा पास एक आउट स्ट्रेटजी है। जी। जितना राइट्स है उतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होना चाहिए। वो स्ट्रेटजी यही होगा कि पूरा साल भर हम देखेंगे कि कैसे प्रैंक कॉल्स अगर बढ़ता है, घटता है, क्या होता है, और क्या हम अपने बजट में काम कर सकते हैं कि नहीं। अगर प्रैंक कॉल्स ज़्यादा हुआ तो गवर्नमेंट को एक रिकमेंडेशन देंगे कि अब कंज्यूमर हेल्पलाइन कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पे होगा। उसका मतलब यही होगा कि 50% कंज्यूमर काउंसिल भरेगा, 50% कंज्यूमर्स भरेंगे। मतलब कि जो कॉल कर रहा है वो जो भरेगा। कॉल कर रहा है अभी तो फ्री सेवा अभी तो है। फ्री है। अगर अब्यूज़ नहीं होगा तो वो फ्री रहेगा, अब्यूज़ होगा तो कॉस्ट शेयरिंग तो बेसिस कौन पे। कॉल करता है, हुआ द प्रैंक कॉलर्स, कुछ पता चलता है? वी फील चिल्ड्रन है, मतलब किड्स है, पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल हाँ, होना अडल्ट चाहिए। भी है। वो कॉल करके ये पूछना चाहते हैं कि वो चल पड़ा लाइन, अब काम कर ऑपरेशनल रहा है, है। अभी हम टेस्ट कर रहे हैं, ऐसा ऐसा कॉल्स करते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है जस्ट टू, ताकि लोगों को डिस्करेज किया जाए प्रैंक कॉल्स का, क्योंकि यहाँ पर
पैसा जाता है कंज्यूमर पैसा काउंसिल समय का, ना, समय जाता है कि किस तरह से ट्रेस किया जाए एंड यू टेक देम टू हाँ वो कर सकते हैं, ये सब होगा। जैसे अभी तो शुरुआत है ना, अभी तो 5 ही दिन हुआ, जी। पर काउंसिल ऐसे बैठेगा नहीं, क्योंकि काउंसिल को भी रिस्पॉन्सिबल होना है कि अगर पैसा मिला है, आफ्टर ऑल टैक्स पेज मनी है, तो वी हैव टू यूज इट वाइजली। और इस बात की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप अपने बच्चों पर निगरानी करें, और अगर जो बड़े कॉल करके प्रैंक कॉल्स कर रहे हैं तो आप उसको हम डिस्करेज कर रहे हैं, मत कीजिए ऐसा, क्योंकि आप लोगों के जो चैंस हैं फ्री कॉल्स के वो आप ख़त्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रमिला जी, हमें ये बताइए कि अभी जब से ये लॉन्च हुआ है, ये सेवा लॉन्च हुई, कहाँ कहाँ से कॉल करके लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, जहाँ से पहले कभी कॉल नहीं आता था? क्या ऐसा भी हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है, जैसे कॉल्स आया है कंदावू से, लव ग्रुप से, वुनिंदावा, जैसे बहुत इंटीरियर प्लेसेस से, वहाँ से कॉल्स आया है। तो ये तो अच्छी बात है कि एटलीस्ट वो कंज्यूमर्स जो जिनके आउटरीच बहुत कम था, अब वो कंज्यूमर काउंसिल के पास कॉल कर सकते हैं, अपना कंप्लेंट्स दे सकते हैं। तो एक कंज्यूमर जब कॉल करके कंप्लेंट्स देता है तो उनके पास बैकअप में या फिर एज एन एविडेंस में क्या होना चाहिए, या फिर शॉपिंग करते वक्त उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर जो कंप्लेंट्स करे तो उनके पास क्या होना चाहिए एज टू प्रोड्यूस? हाँ, जैसे कि अगर आप लैंडलॉर्ड टेनेंसी के बारे में कंप्लेन करते हैं, तो रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर वही होता है जो एक एग्रीमेंट साइन किया है। ऐसे नहीं कि वो हम बात कर लिया है और एग्रीमेंट में हो गया, ये वर्बल एग्रीमेंट मैंने रहने लगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आउट ऑफ स्पाइट कंप्लेंट्स आने लगता है, यानी कि 2-3 महीना बहुत अच्छा से थे, वो वर्बल एग्रीमेंट्स पे सब ठीक था, घर भी लीक करता था तो भी ठीक था, फिर बाद में कंप्लेंट्स करने लगे। तो ये अच्छा बात नहीं है। अगर आप बिजनेस ट्रांजैक्शन देखते हैं तो फ्रॉम द स्टार्ट अगर आप पैसा भर रहे हैं तो आपको भी स्ट्रेट होना चाहिए, क्योंकि आप मुफ्त में नहीं रहते हैं। तो इसीलिए एग्रीमेंट्स होना चाहिए। एक एग्रीमेंट अगर है तो अगर कंप्लेंट्स वगैरह रिलेटेड टू एग्रीमेंट है तो हम देखना चाहते हैं, तो एग्रीमेंट हेल्प करेगा। और दूसरा है, जैसे आपके पास कॉन्टेक्ट डिटेल्स होना चाहिए कि तुम्हारा लैंडलॉर्ड है कौन। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि लैंडलॉर्ड फिजी में नहीं है, वो ओवरसीज़ में रहता है, और यहाँ पर केयर टेकर्स रहते हैं, और केयर टेकर्स जैसे बहुत रेस्पॉन्सिबल नहीं रहते हैं। तो अगर वो कहेंगे कि हम केयर टेकर है, तो एटलीस्ट आप ईमेल एड्रेस तो लैंडलॉर्ड का लेना चाहिए। अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं सुपरमार्केट वगैरह में, तो रिसीट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने कोई किसी तरह के एडवर्टीज़मेंट देखा है जो डिस्प्लेड है शॉप्स में कहीं पे भी, अगर आप देखते हैं वो एडवर्टीज़मेंट कुछ कह रहा है और प्रोडक्ट कुछ और कह रहा है, तो उसी समय एक फ़ोटो उतार लीजिए मोबाइल फ़ोन से, जो आप हमारे पास फॉरवर्ड कर सकते हैं। प्रमिला जी, जब आप इस बात की चर्चा कर रहे हैं तो मुझे याद आया कि जब कहीं पर चाहे जो खाने पीने का सामान अगर जो कोई बेच रहा है, तो डेफिनेटली दुकानें हैं या सुपरमार्केट्स हैं, यहाँ पर जब सेल लगता है तो कुछ कुछ एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स को रखा जाता है जो एक सप्ताह में या ओवर द वीकेंड एक्सपायर हो जाता है। क्या कंज्यूमर काउंसिल के पास कोई ऐसी सुविधा है जहाँ पर ये सब पुलिसिंग कर रही हो, जहाँ पर सेल लग रहा है जाकर देख रहे हो, या फिर आप जनता से क्या मदद चाहती हैं? क्योंकि आई एक्चुअली हैव एक्सपीरियंस, मैंने वो खरीदा था बहुत बड़ा फ्रेश क्रीम, तो उसका दाम कम था, आई डिडंट रियलाइज भारी सेल था, तो हम घर पर गए तो देखे वो 2 दिन में एक्सपायर हो रहा था। क्या ये सब लीगल है? एक्चुअली वो तो लीगल है, हाँ, क्योंकि वो प्रोडक्ट एक्सपायर नहीं हुआ था जब आपने खरीदा। तो शेल्फ पर कब तक रखना होना चाहिए? एक्सपायरी डेट तक। अच्छा। सो दे वे लीगली राइट। हाँ, तो एज अ कंज्यूमर, जैसे अगर आप जानते हैं कि बड़ा फैमिली नहीं है, छोटा फैमिली है, तो आपको छोटा खरीदना चाहिए, बड़ा नहीं। अगर घर में शादी वगैरह है या कोई फंक्शन है और विद इन 2 days में है, तो आप यूज़ कर सकते मतलब हैं। कि देख कर ही, हाँ, देख कर तब जरूर लेते हैं। जैसे आपने कहा कि क्या कंज्यूमर काउंसिल इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि नहीं, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा और एजेंसीज है जिसका वो काम है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, म्यूनिसिपल काउंसिल्स, रूरल लोकल अथॉरिटी, वो फूड पे काम करते हैं। यानी कि वो उनको चाहिए जहाँ पर खाना बिकता है, चाहे रेस्टोरेंट, चाहे सुपरमार्केट, चाहे मार्केट, उनको वहाँ पर होना चाहिए इंस्पेक्शन के लिए। कंज्यूमर काउंसिल खुद इंस्पेक्शन करती है, वी डू इट, बट
जैसे महीना में 1 बार या 2 बार, क्योंकि हमारे पास उतना रिसोर्सेज ही नहीं है। हमारा जो मेन फोकस है वो है कंज्यूमर्स, यानी कि कंज्यूमर काउंसिल इतना ही स्ट्रॉन्ग होगा जितना कंज्यूमर्स है। अच्छा जी। तो अगर कंज्यूमर्स ये कंप्लेंट्स हमारे पास लाएंगे तो हमको क्यों सुपरमार्केट जाने का काम है ना। तो रिलायंस है कंज्यूमर्स के, क्योंकि कंज्यूमर हर दुकान में हर समय वो शॉपिंग करते हैं, कुछ ना कुछ खरीदते हैं। कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन है जो सुबह उठता है वहीं से कंजम्पशन शुरू हो जाता है। सही बात। ब्रेड और पैपा खरीदा तो कंज्यूमर हो गया, हाँ। बस में बैठा तो कंज्यूमर हो गया। अच्छा जी, एक और ब्रेक लेते हैं, इट्स बिकमिंग वेरी इंटरेस्टिंग। और ब्रेक के बाद हम और भी बातें करेंगे कंज्यूमर जो है, जो हम लोग जो सामान खरीदते हैं, फिर कंज्यूमर काउंसिल की मदद कैसे ले सकते हैं। इसके अलावा हम बातें करना चाहेंगे जो सेकंड हैंड व्हीकल को लेकर अभी काफ़ी बात चल रही है, काफ़ी लोग एक्साइटेड हैं क्योंकि इन्हें हाइब्रिड कार्स पर अब कम पैसा भरना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो इस पर बातें होंगी। और जब हम कार्यक्रम चला रहे हो तो कमर्शियल ब्रेक के बाद आप हमें रिंग करने की कोशिश करें तो हम आपके कोर्स को ले सकते हैं। तो आईना में हम आगे बढ़ते हैं। प्रेमिला जी हमारे साथ है, कंज्यूमर काउंसिल की सीईओ। प्रेमिला जी, सेकंड हैंड गाड़ियों को लेकर अभी बहुत चर्चे हो रहे हैं। आप हमें बता सकती हैं कि जो कंज्यूमर्स हैं ये सेकंड हैंड गाड़ी जो खरीद रहे हैं वो किन इश्यूज से मतलब कि डील कर रहे हैं। सेकंड हैंड कार्स जो व्हीकल्स है उसमें बहुत 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 ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हमारे देश में कुछ खास कानून नहीं है, कोई तरह का इंस्पेक्शन नहीं होता है, जिसे प्रॉपर इंस्पेक्शन जो वो गाड़ी मंगाते हैं। तो बहुत सारा इश्यूज फेस करते हैं कंज्यूमर्स। अगर आप कंज्यूमर्स की तरफ से देखेंगे, पहला मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम वो खरीदते हैं घर, फिर उसके बाद में गाड़ी। तो घर के लिए बहुत सारा कानून है, उनको और अच्छा से डेवलप कर रहे हैं, बट जब सेकंड हैंड कार्स खरीदते हैं तो उसमें कुछ खास नहीं है। इतना तक देखा गया है कि कंज्यूमर्स को ओडोमीटर वाइंड करके कम माइलेज दिखाकर अच्छा पैसा लेकर गाड़ी बेच देते हैं। ये कंप्लेंट्स मैं पिछले सप्ताह से सुन रही हूँ। एग्जैक्टली ये होता है, हुआ है, और मेरे पास एविडेंस है, और एविडेंस मैंने फैका से भी लिया है, एलटीए से भी लिया, गाड़ी में क्या है सब हो गया। और जब ये केसेस जाता है कोर्ट, जैसे कॉमर्स कमीशन ने कपल ऑफ केसेस लेकर गए कोर्ट, तो वो जो सेकंड हैंड कार डीलर है वो कंज्यूमर के पास जाकर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं। तो इस यहीं पे जैसे मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है कि कंज्यूमर को भी समझना चाहिए कि अगर ये केस जाता है कोर्ट में एक लेसन के लिए, जैसे जो ट्रेडर उनको फिक्स करने के लिए कि वो नेक्स्ट टाइम ऐसा काम नहीं करेंगे, पर क्योंकि उनको लालच दे देते हैं तो वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं, तो विच इज़ रॉन्ग। तो बहुत डिफ़िकल्टीज था। ऑन वन हैंड कंज्यूमर्स चाहते हैं कि लॉज में इम्प्रूवमेंट हो, ये हो वो हो, पर वो अपना पार्ट नहीं प्ले करते ना। तो इसीलिए फिर कंज्यूमर काउंसिल ने भी एलटीए से काफ़ी बात किया, क्योंकि हम जानते हैं कि जैविक जो है जापान एक्सपोर्ट व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर है। अगर कोई भी गाड़ी जापान से आता है तो वहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम जैविक है, वो इंस्पेक्शंस कंडक्ट करते हैं। ओके। तो जब हमारा कानून में है कि हम जैविक से इंस्पेक्शन करा सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली एलटीए बंद कर दी थी, वो जैविक से इंस्पेक्शन नहीं होता था। तो पर एनीवे द गुड न्यूज़ इज़ कि 15 अगस्त से अब वो इंस्पेक्शन शुरू हो जाएगा सेकंड हैंड व्हीकल्स के लिए। तो हाँ जी बोलिए। तो जितना व्हीकल्स आएगा सेकंड हैंड व्हीकल्स वो सब इंस्पेक्ट करेंगे जैविक, और अगर वो क्राइटेरिया या स्टैंडर्ड मीट करेंगे तब वो व्हीकल फीजी आएगा। अगर जब फीजी आएगा तब वो एलटीए में रजिस्टर होगा। अगर कोई भी व्हीकल आ गया और जैविक से वो ऑथराइजेशन नहीं हुआ तो रजिस्टर भी नहीं होगा फीजी में। मतलब कि फिर जाकर एलटीए रजिस्टर नहीं करेगी। हाँ, मतलब कि फिर जो आप गाड़ी है वो आप क्या करेंगे? इट विल बी अ वेस्ट। हम कॉलर्स को मौका देते हैं। प्रेमिला जी, हम आपका स्वागत करते हैं आईना के इस कार्यक्रम में। नमस्ते जी, आप कौन है, कहाँ से कॉल किया? हेलो जी। हेलो जी, मैं प्रेमिला कुमार से कुछ कहना चाहता हूँ। जी आप कौन है भाई साहब, कहाँ से कॉल किया है? हम बीतोंगो लोटो का
कुमार स्वामी रेड्डी हमारा नाम। जी बोलिए। तो मैंने 2011 में केस जीता हाई कोर्ट, और जब हम इंश्योरेंस के ऊपर क्लेम करा, हम जब बीमार हुआ पॉलिसी में न्यूजीलैंड या तो ऑस्ट्रेलिया ट्रीटमेंट, जब हमने बीमार हुआ 2005 में, लेकिन हमें पैसा नहीं दिया गया। क्या इसमें कोई मदद हो सके? जब केस चला 2011 में, एक्शन नंबर HBC 164 ऑफ 2007 केस हमने जीता हाई कोर्ट। फिर लॉयर ने अपना फीस तो ले लिया। उसके बाद 4 अक्टूबर 2013 अपील वो लोग ने अपील किया, इंश्योरेंस वालों ने अपील सिविल एक्शन नंबर 16 IBU 0037 ऑफ 2012 अपील कोर्ट भी मैं जीत गया। तो मैं जीत कर कई तकलीफ काट रहा हूँ, ये कैसा इंसाफ इस देश में, कई जीत के तकलीफ काटो जब हमें कोई लोग पैसा ऐसा में दिया नहीं। आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं फिर 947 जी 947 2967। ओके ठीक है भाई साहब। तो प्रेमिला जी मेरे ख्याल से आप हाँ, मैं आपकी फिर बाद में बात करूंगी इस मामले पर। प्रेमिला जी आपने कहा कि ये जो जेविक है, जापान एक्सपोर्ट व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर, तो ये जब लागू हो जाएगा तो अगस्त से 15 अगस्त से तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो कंप्लेंट्स आ रहे हैं सेकंड हैंड व्हीकल्स को लेकर, क्या स्पेसिफिक कंप्लेंट्स क्या है? स्पेसिफिक कंप्लेंट्स बहुत है, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरल डैमेज है, राइट। जैसे चोरी का व्हीकल यहाँ पर फिजी में आता है, जापान से चोरी होकर यहाँ पर आता है। फ्लड व्हीकल्स आता है, और व्हीकल्स में इंजन वगैरह में प्रॉब्लम है, और जो कहते हैं कि व्हीकल एकदम अच्छा गुड कंडीशन में है, एक्चुअली वो सिर्फ कॉस्मेटिकली वो ठीक करके दे देते हैं। मुझे मालूम है 2006 में मैंने एक केस हैंडल किया जिसमें कंज्यूमर सेकंड हैंड व्हीकल खरीदा, और वो ड्राइव कर रहा था और एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट जब हुआ तो एक्सीडेंट था एक तरफ और व्हीकल का पार्ट सब गिरा दूसरा तरफ, और जब देखते हैं व्हीकल को तो उसमें जैसे पाइपा वगैरह टिश्यू पेपर स्टफ करके, इतना बड़ा बड़ा होल्स था, स्टफ करके उनको पेंट किया गया था। इतना बेड कंडीशंस में वो सेकंड हैंड व्हीकल आया था। तो ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम है, जैसे चेसिस नंबर, चेसिस टूटा है वो भी आ गया, यहाँ पर आता है। तो बहुत सारा तो जिन लोगों ने कंप्लेंट्स किया था, क्या उनको फिर मतलब कि कॉम्पेंसेशन वगैरह, हाँ वो पैसा रिफंड किया गया, काफ़ी केसेस में रिफंड किया गया। हाँ, एक और ब्रेक लेते हैं प्रेमिला जी, फिर और आगे बढ़ते हैं। जो जापानीज एक्सपोर्ट व्हीकल इंस्पेक्शन है, किस तरह से व्हीकल इंस्पेक्ट करके आएगा, यहाँ पर आएगा, क्या क्या लागू होगा, और अभी अगर जो किसी को इस एरिया में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है तो वो किस तरह से, क्या स्टेप्स हैं जाकर कंप्लेंट्स कर सकते हैं। आप हमारे पास कॉल भी कर सकते हैं। हम आईना में अपने आखिरी सेगमेंट में पहुंचे हैं, और इस आखिरी सेगमेंट की शुरुआत हम एक कॉलर्स के साथ करते हैं। नमस्ते जी, आपका नाम, कहाँ से कॉल किया और आप क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी बोलिए। हम नंदावा कॉल करा है। आपका नाम भाई साहब? हमारा नाम सुरेश चंद है जी। अगर एक केमिस्ट में तुम गया है और एक टेबलेट लेता है, वही टेबलेट तुम दूसरा केमिस्ट में जाके लेता है, वो डिफरेंट प्राइस रहे, तब अगर सेम कंपनी है, राइट, अगर सेम कंपनी टेबलेट लिया अबाउट 50 सेंट्स एक कैप्सूल, राइट। हेलो जी बोलिए। हाँ, 50 सेंट एक कैप्सूल लिया। अब दूसरा मान लो कंपनी के टाउन में लिया 50 सेंट में, अब वाले लेबू उसके एक ब्रांच है वही कंपनी के, हम यहाँ से लिया, वो हमें 80 सेंट्स में दी, तो कौन सी सके उसके बारे में कुछ करे? बिकॉज क्या करे, कुछ टेबलेट के जो दाम रहे वो डेली केमिस्ट में बढ़ते जावे और हेल्थ वाइज पुआ होते जाए, बिकॉज हम लोगों से वही टेबलेट ले लेकर सस्ता था ना, जो पाकिस्तान में आवे टेबलेट जनता की नहीं, वाला केमिस्ट में जैसे करके टेबलेट चले भी, पाकिस्तान वाला जो रहे सस्ता वाला रहे, जेनेरिक, ओरिजिनल नहीं है, बट वो वाला आदमी लोगों ने लेके जाए और बीमारी है, बोलो क्या कर, बिकॉज वो टेबलेट में कोई इफेक्ट नहीं है। तो आपका सवाल है कि अगर जो एक ब्रांड से 50 सेंट्स में खरीदा
उसी हाँ। केमिस्ट का दूसरा ब्रांच दूसरी जगह 80 सेंट्स में बेचता है, हाँ। तो आप जानना हाँ। चाहते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं? हाँ, कुछ हाँ। हो सके उसमें, वो जो बैठी उससे पूछो वहाँ पर, वो जो प्रमिला कौन बैठी से। आप ऐसा बोल रहे हैं जो बैठी समय भी यू वांट टू बी अ हाँ। बिट मोर पोलाइट, राइट? हाँ, ओके ओके ओके, ठीक, थैंक यू। हाँ। That's प्रमिला very जी, rude, man. प्रमिला जी कैसे मदद कर सकते हैं? बिल्कुल मदद कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर आपने एक पर्टिकुलर केमिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि केमिस्ट एक्सुवा में है या वालेलेवू में है और डिफरेंट प्राइसेस पे, ऑब्वियसली क्यों नहीं, व्हाई कांट कंज्यूमर काउंसिल क्वेश्चन दैट। यही होगा कि हम क्वेश्चन करेंगे, उनको अपना प्राइसिंग एक्सप्लेन करना चाहिए जी। और देखेंगे कि उसमें क्या डिस्क्रिपेंसी है। अभी भी देखा गया है कि जो टैबलेट्स बिकता है, जी। कुछ टैबलेट्स प्राइस कंट्रोल के नीचे है, जैसे उसका जो प्राइस है डिटरमिन्ड है। वो पूरा प्राइस लिस्ट एक कंज्यूमर का हक है कि वो केमिस्ट में जाकर वो प्राइस लिस्ट देख सकते हैं क्या प्राइस है, और दे कैन डिमांड फॉर दैट प्राइस लिस्ट। अच्छा जी। ठीक, तो वो है। और दूसरा है, यू कैन फाइंड दैट प्राइस लिस्ट ऑन कॉमर्स कमीशन के जो वेबसाइट है, उस पे भी होगा। अच्छा जी। पर इट्स अ कंप्लेन, डेफिनेटली इट कैन बी हैंडल्ड। आपका भी हम स्वागत करते हैं आईना में। नमस्ते। नमस्ते समी जी। जी, आप कौन है भाई साहब? प्रेमिला कुमार की भी नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, आप कौन है भाई साहब? जी बलवंत सिंह नलावारा से है। जी, बोलिए। अच्छा, तो बस के देखो भाड़ा, अभी हम देखता है लोटोका टू गुरुकुल, वहाँ पर अडल्ट के भी $1 चार्ज करिए ट्रैवल, और हम लोग के सीनियर सिटीजन के कार्ड दिखाए पे वो के $1 चार्ज करिए। जैसे एक समय हम सुना रहा कोई सुपर मार्केट, बड़ी सुपर मार्केट 2 सेंट के पीछे कंपनी के 15,000 फाइन पड़ा रहा। हाँ। तो ये कहने ये बस कंपनी का पहला तो एलटीए की मिस्टेक है, वहाँ फेयर स्टेज नहीं है, हम लोग सुहा नहीं कर सकते कौन जगह। तो ऐसे बस कंपनी भी करे हैं, दी कंपनी ऐसे करे हैं, तो वो लोग बतावे नहीं बोले हम लोग यही है। और भाड़ा वैसे तो फर्स्ट स्टेज 77, सेकंड $15 है, थर्ड $60 है। तो कौन रकम से वो लोग एडजस्ट करके ले, हमें तो समझ में नहीं आवे। अच्छा ठीक है, देखो इसीलिए तो कंज्यूमर हेल्पलाइन है, आप कॉल कर सकते हैं और अपना कंप्लेन लॉन्च करेंगे, एंड डेफिनेटली कंज्यूमर काउंसिल विल लुक इनटू दैट। क्योंकि ये अगर आप concern है। पेंशनर है तो आपको डेफिनेटली उतना नहीं भरना चाहिए हाँ। ना। हाँ, तो जो कंपनी होगा वो एलटीआई से जी। वेरिफिकेशन लेंगे। और हाँ। मेरे ख्याल से आपको कंप्लेन करना चाहिए कि अगर जो पेंशनर्स को पैसा नहीं भरता है बनना है और ड्राइवर्स उनसे पैसा मांग रहे हैं और बच्चों को भी $1 चार्ज कर रहे हैं, दिस इज अनफेयर। इट्स अनबिलीवेबल कि हाँ। क्या हो रहा है। तो हाँ। चुप मत बैठिए, आप कंज्यूमर काउंसिल को कॉल कीजिए और जो बस है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह है हाँ। वो कीजिए, और कितने समय किस रूट पर था वो आप एलटीए को भी बता सकते हैं, या फिर अगर जो आपको लगे कि सुविधा है कि कंज्यूमर काउंसिल को बताएं, आप बताएं, लेकिन चुप ना रहें। हाँ, नमस्ते। तो आपका स्वागत है जी। हेलो। हेलो, जी बोलिए। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। आप कौन है भाई साहब? आपका नाम, कहाँ से कॉल किया जी? सवाल। मेरा नाम सुरेश है, जी समबुड़ा से। बोलिए। अच्छा, जो चिकन रेक्रेस्ट वाला हाँ। फ्रोजन, हाँ। वो पूरा नंबर 14 रहे तो पूरा 14 नहीं रही वो, राइट? हाँ, अगर 15 जाके स्केल पे तो वो 15 पूरा नहीं, कमती रहे ये लोग। क्योंकि उसमें फ्रोजन वाटर कंटेंट। हाँ। और वो लोग अब फ्रीज करके आइस जमा के तो उतना करे ना। हाँ। तब एक टाइम रिपोर्ट लेके गया रहा वहाँ कंज्यूमर काउंसिल, लड़का भीतर से लौट के बोले हम लोग बोले बैग के वेट लेता है, बोले एक चिकन के नहीं लेता। अच्छा, जो आप बोला चिकन के बारे में, इसमें एक अच्छा ये कानून है, वेट्स एंड मेजर्स, जो लेजिस्लेशन है उसमें परमिसिबल वेट्स दिया गया है कि वेट में कितना डिफरेंस होना चाहिए। जैसे अगर एकदम से 1.4 kg ला चिकन होगा तो उसमें कितना पानी का वेट परमिसिबल है, वो इंक्लूडेड रहता है। जैसे गार्लिक खरीदेंगे आप, तो गार्लिक ड्राई होता है ना वेदा में, तो उसमें भी वाटर लॉस होता है, तो वेट घटेगा। तो जो लेजिस्लेशन है उसी मुताबिक से देखा जाता है। तो जिसे अगर आपने कंप्लेन लेकर आया है तो उसमें परमिसिबल वेट्स देखेंगे, एग्जैक्टली वो नहीं रहेगा, तो उस कानून भी कहता है कि वो एग्जैक्टली नहीं रहेगा, वो परमिसिबल वेट्स देखते हैं। तब दाम का नहीं गिरा हुए लोग, तब कमती रहे।
जब कमती अगर उसी जो परमिसिबल वेट है उसी के बीच में होगा तो दाम नहीं गिरेगा, उस कभी वो प्लस भी हो सकता है, कभी थोड़ा माइनस भी हो सकता है। मतलब कि अगर जो डिफरेंस ज्यादा है हाँ तो फिर उसमें हाँ, किया और जा सकता अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियसली एक जेन्युइन कंप्लेन है, और वो जो चिकन बेचता है, आई मीन क्रेस्ट प्रोसेस करता है या रूस्टा प्रोसेस करता है, तो बिकम्स अ रियल इशू। हाँ, प्रमिला जी, जब हम सेकंड हैंड कार की बातें करें उस ओर चलते हैं, कब ठीक समय है सेकंड हैंड व्हीकल खरीदने का? इज इट नाउ या फिर बाद में चलकर? एक्चुअली सेकंड हैंड व्हीकल्स अभी खरीदना चाहिए, अभी से लेकर दिसंबर तक, क्योंकि जनवरी से उसका ड्यूटी ऊपर जाएगा। तो कंज्यूमर्स को ये बात इसमें फ़ायदा उठाना चाहिए कि अगर अभी ड्यूटी कम है तो अभी ले लो, जनवरी से ड्यूटी ऊपर जाएगा तब फिर और एक्सपेंसिव हो जाएगा। अगर जो कोई सेकंड हैंड, आखिरी में प्रमिला जी, सेकंड हैंड व्हीकल खरीद रहा है और एलटीए से इंस्पेक्शन करवाना चाहता है तो क्या ये सुविधाएं उपलब्ध हैं? बिल्कुल, जैसे कि जैविक है जापान से जब व्हीकल आएगा तो वहाँ इंस्पेक्शन होगा। पर अगर फिजी में आप किसी और से मोटर खरीदा, जो पर्सन नया मोटर लेकर वो सेकंड हैंड हो गया, तो उसमें भी इंस्पेक्शन कराना चाहिए, और वो इंस्पेक्शन एलटीए करता है। अबाउट $20 में वो कर देते हैं। अगर अपना व्हीकल को वैल्यूएशन भी कराना चाहते हैं तो $10 में होता है। बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी और बहुत अच्छी जानकारी ये है कि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर है 155। आप रिंग करके फ्री सेवाएं उपलब्ध कर सकते हैं। अगर जो आप सर्विसेज से असंतुष्ट हैं या आपको कोई सर्विस नहीं प्रदान कर रहा है, जेन्युइन कॉलर्स की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो आपने बताया है कि सेकंड हैंड व्हीकल है, जनवरी से पहले आप खरीद लें, इससे फ़ायदा होगा। प्रेमिला जी, इस कार्यक्रम में आने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि हम कंज्यूमर्स के लिए आपने एक टोल फ्री लैंडलाइन रखा है 155, और इसका हम भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं आईना के इस कार्यक्रम में। नमस्ते। थैंक्स प्रेमिला फॉर कमिंग ऑन द शो। प्लेजर।